अरे महाराज, ऐसी चीजों से इतना डरने की जरूरत नहीं होती। जब आप लंबे सफर पर निकलें तो बस इतना ध्यान रखें कि लोग साथ में ज्यादा हों। भीड़ देखकर आफतें वैसे ही दूर रहती हैं। मास्टर रामलाल ने लखन को अपने जीवन का तजुर्बा बताते हुए कहा। अच्छा, तो क्या ज्यादा लोग होने से इंसानी ताकत बढ़ जाती है और वे साए हमला करने की हिम्मत नहीं करते? अरे कहाँ महाराज, मास्टर रामलाल ने अपनी चिलम में दोबारा तंबाकू भरी और कश खींचते हुए बोले, वह बला आखिर एक बार में कितने लोगों को खाएगी? अगर सचमुच ऐसी कोई चीज सामने आ भी जाए तो बस इतना करना होता है कि आप बाकी लोगों से तेज भागें। इन बलाओं से ज्यादा डर तो रास्ते में लूटपाट करने वाले डकैतों और जंगल के आदमखोर बाघों से लगना चाहिए। लखन एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। उसे लगा कि उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। आइए महाराज, रोटियां सिक गई हैं, गर्मागर्म खा लीजिए। सुमित्रा ने लकड़ी की सींकों में पिरोई हुई दानेदार और अच्छे से सिकी हुई कुछ रोटियां आगे बढ़ाते हुए कहा। लखन ने वे रोटियां ले लीं और अपने पास खड़े बच्चों को दे दीं। ये वही बच्चे थे जिन्हें वह नीलकंठ मंदिर से आजाद कराकर अपने साथ लाया था। ये बेवकूफ जैसे ही मंदिर की उस गुफा से बाहर निकले, इन्होंने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा और बस सीधे भाग खड़े हुए। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सफर में आगे खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा। जब लखन को ये रास्ते में मिले तो ये सब भूख के मारे बेहोश होने की कगार पर थे। एक ही जगह से जुड़े होने के कारण लखन इन्हें इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने इन सबको भी अपने साथ ले लिया था। गर्मागर्म खाना सामने देखकर बाकी साथियों ने भी संकोच नहीं किया। रात काफी हो चुकी थी और भूख सबको लगी थी, इसलिए सब टूट पड़े। उस भारी भरकम मंदबुद्धि लड़के को एक बार में एक पूरी रोटी मुंह में गटकते देख मास्टर रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे मन ही मन पछताने लगे कि उन्होंने इतनी दरियादिली क्यों दिखाई। यह तो उनके घर का सबसे बढ़िया अनाज था जो वे खुद भी कभी कभार ही खाते थे। तभी लखन ने कुछ ऐसा कहा कि मास्टर रामलाल अनाज का दुख भूल गए। बुजुर्ग, क्या आपके पास इस इलाके का कोई नक्शा है? सच कहूं तो हम यहाँ के निवासी नहीं हैं और इस घने जंगल में दिशा का अनुमान लगाना हमारे लिए कठिन हो रहा है। हमें नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ हैं। हाँ, लखन वास्तव में रास्ता भटक चुका था। चारों तरफ एक जैसा घना जंगल था जिससे स्थान का पता लगाना असंभव था। जब उसने अपने बाकी साथियों से पूछा तो वे भी कुछ नहीं बता पाए। वे सब अलग अलग सुदूर गांवों से आए थे। उन्हें अपने घर का रास्ता तो याद था, पर इस समय वे किस जगह पर खड़े थे इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता था कि खुद को छुपाए रखने के लिए दयानंद जी ने अपनी दवा की सामग्री बलि के बच्चों को बहुत दूर दूर के इलाकों से इकट्ठा किया था। क्या नक्शा? नहीं महाराज, नक्शा तो नहीं है, पर यहाँ के सारे रास्ते मेरी उंगलियों पर हैं। आपको कहाँ जाना है, बस मुझसे पूछिए। हमें कई जगहों पर जाना है। आप देखकर बताइए कि इनमें से सबसे पास कौन सी जगह है। लखन ने अपने कुर्ते की आस्तीन से कागज के कई टुकड़े बाहर निकाले। अरे यह क्या है? इस पर क्या लिखा है? मास्टर रामलाल ने उन कागजों को अपनी आंखों से थोड़ा दूर किया और अपनी झुर्रियों को सिकोड़ते हुए उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगे। भले ही उनका नाम मास्टर रामलाल था, पर वे कोई बहुत पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे। अगर होते तो इस उम्र में नौटंकी मंडली लेकर सड़कों पर न घूम रहे होते। वे थोड़े बहुत अक्षर पहचानते थे। जब लखन ने उन पर्चियों पर लिखे नाम उन्हें पढ़कर सुनाए, तब जाकर उन्हें बात समझ आई। आखिरकार वे सालों से देश दुनिया घूम रहे थे,
इसलिए भौगोलिक रास्तों के मामले में उनका ज्ञान बहुत पक्का था। पर समस्या यह थी कि उन्हें उन जगहों का पता होने का मतलब यह नहीं था कि लखन वहां आसानी से पहुंच सकता था। बाप रे, इसमें तो देवगढ़ का भी नाम है। वहां कैसे जाओगे? कुछ साल पहले ही तो हमारे समरगढ़ के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ था। मास्टर रामलाल जमीन पर बैठ गए और अपनी चिलम की डंडी से मिट्टी पर लकीरें खींचने लगे। देखते ही देखते उन्होंने लखन के सामने एक कामचलाऊ नक्शा बना दिया। अगर उनके बनाए नक्शे को आसान शब्दों में समझा जाए तो वह ऐसा था मानो किसी ने एक बड़ी रोटी को जमीन पर पटककर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। इस समय वे उस टूटी हुई रोटी के ऊपरी पश्चिमी कोने पर थे। जैसे जैसे कोई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता, वहां छोटे छोटे अनगिनत राज्यों की सीमाएं आपस में उलझी हुई थीं। यह तो इतिहास के उस दौर जैसा है जहां कोई एक बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बल्कि पूरा क्षेत्र छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटा हुआ था। लखन ने जमीन पर बने उस नक्शे को देखकर मन ही मन सोचा। भले ही उसे पहले से कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, पर इस नक्शे को देखकर उसे पूरा यकीन हो गया कि वह अपने इतिहास के किसी जाने पहचाने कालखंड में नहीं, बल्कि एक बेहद अजीब और अलग दुनिया में आ पहुंचा था। मैं तो अपनी मंडली लेकर ज्यादातर इसी उत्तरी इलाके में घूमता हूं, इसलिए यहाँ का रास्ता मुझे अच्छे से पता है। पर इन राज्यों की सीमा पार करने के बाद आगे क्या है, यह मैं भी ठीक से नहीं जानता। मैंने बस इतना सुना है कि वहाँ के लोग जो लोकगीत और नाटक गाते हैं, उनकी भाषा हमसे अलग होती है। पास ही खड़ी वाणी यह सुनकर सहम गई। उसका घर देवगढ़ के पास एक पहाड़ी गांव में था। मास्टर की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसका घर यहाँ से बहुत बहुत दूर था। लखन ने तुरंत उसकी घबराहट को ताड़ लिया और उसे सांत्वना देती हुई शांत नजरों से देखा। घबराओ मत। मास्टर रामलाल ने जब लखन के पीछे खड़े उन अजीबोगरीब 14-15 लोगों को देखा तो डर के पीछे छुपा उनका चालाक दिमाग फिर से सक्रिय हो गया। छोटे महाराज, देखिए, आपकी इन पर्चियों में एक नाम रामपुर कस्बे का भी है। हमारी यह नौटंकी मंडली भी उसी तरफ जा रही है। है? क्यों न हम दोनों टोलियां इस सफर में एक साथ चलें? रामपुर कस्बा, यह किसका घर है? लखन ने अपनी पर्चियों को उलटना पुलटना शुरू किया। लखन भैया, मेरा घर रामपुर कस्बे में ही है, पास ही खड़े एक साथी जगन्नाथ ने तुरंत कहा। और उस कस्बे में एक बड़ी सरकारी डाक चौकी और सराय भी है। अगर आप उन्हें कुछ पैसे दे दें तो वे दक्षिण के राज्यों के संदेश भी आगे भिजवा देते हैं। यह सुनते ही लखन ने बिना किसी झिझक के सारे कागज वापस अपनी आस्तीन में रख लिए। ठीक है बुजुर्ग, तो फिर इस रास्ते पर मार्गदर्शन के लिए हम आप पर ही निर्भर हैं। हम सब साथ मिलकर रामपुर चलेंगे। चाहे नक्शे की बात हो या इस दुनिया की किसी और चीज की, इस बूढ़े की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करना जल्दबाजी होती। अपने दिमाग के भ्रम को शांत करने वाली उस जड़ी बूटी काले मास्क की तलाश हो या इन बच्चों को उनके घर पहुंचाने का काम, लखन के लिए सबसे सही यही था कि वह पहले किसी बड़े कस्बे या बाजार जैसी जगह पर पहुंचे जहां जानकारी आसानी से मिल सके। वैसे भी उनका राशन अब खत्म होने की कगार पर था। इसके अलावा लखन के मन में एक और बड़ी इच्छा थी। वह इस दुनिया के किसी वास्तविक और प्रतिष्ठित धार्मिक संप्रदाय या सिद्ध पुरुषों को खोजना चाहता था। इतनी खतरनाक जगह पर बिना आत्मबल और शक्ति के जीवित रहना असंभव था। यहाँ कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को कुचल सकता था। वह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा दयानंद जी उसे दोबारा अपनी कैद में डाल दे। मास्टर रामलाल ने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए हाथ हिलाए। अरे महाराज, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। इसमें कैसी कृपा? यह तो हमारा सौभाग्य है।
ऊपर से वे भले ही कितने भी विनम्र बन रहे हों, पर मन ही मन उनकी बाँछें खिल गई थीं। इतने पहुंचे हुए साधु का साथ मिलने का मतलब था कि उन्हें रास्ते के लिए एक मुफ्त का अंगरक्षक मिल गया था। इस सुरक्षा के बदले में उन्होंने जो 2-4 रोटियां और 5 अंडे खर्च किए थे, वह सौदा उनके लिए बेहद मुनाफे का साबित हुआ था। पास ही खड़े उस मंदबुद्धि लड़के ने एक बड़ी सी जम्हाई ली। उसका पेट भर चुका था और अब उसे नींद आ रही थी। बाकी बच्चों की आंखों में भी भारीपन देखकर मास्टर रामलाल समझदारी से उठ खड़े हुए। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि रात का दूसरा पहर शुरू होने वाला है। छोटे महाराज, आप सब आराम कीजिए, पहला पहरा मैं खुद दे देता हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं है, आज रात का पहरा मैं ही दूंगा, लखन ने कहा। यह केवल शिष्टाचार नहीं था, बल्कि अनजान लोगों के बीच सतर्क रहने की उसकी अपनी समझ थी। इतनी भागदौड़ के बाद सभी बुरी तरह थक चुके थे। 2 अलग अलग रास्तों और विचारों के लोग उस गर्म आग के चारों तरफ लेट गए और गहरी नींद में सो गए। वहां केवल लखन और मास्टर रामलाल जाग रहे थे, जो खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। अगली सुबह लखन की आंख तब खुली जब रात के आखिरी पहर का पहरा दे रहे गोपाल ने उसे जगाया। लखन भैया, उठिए। वे नौटंकी वाले अपनी गाड़ी तैयार कर रहे हैं। चलो हम भी निकलते हैं। पीठ पर तलवार और वह भारी पत्थर बांधे लखन उठ खड़ा हुआ और अपनी टोली को लेकर नौटंकी मंडली के पीछे चल दिया। सफर की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। लोग एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते और फिर आपस में फुसफुसाने लगते। हालांकि सबसे आगे चल रहे लखन और मास्टर रामलाल के बीच ऐसी कोई दूरी नहीं थी। दोनों रास्ते भर मजे से बातें करते हुए बढ़ रहे थे। लखन मास्टर रामलाल से इस दुनिया के तौर तरीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था और मास्टर रामलाल उस चमत्कारी साधु के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ करने की जुगत में थे। वैसे भी मीठी बातें करने में कोई पैसा तो लगता नहीं था, इसलिए वे खुलकर प्रशंसा कर रहे थे। अरे वाह महाराज, इतनी कम उम्र में आपके पास ऐसा अद्भुत तपोबल है। सचमुच भविष्य में आपका प्रताप चारों दिशाओं में फैलेगा। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं महाराज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे इस पूरे इलाके में कोई जाना माना धार्मिक संप्रदाय या सिद्ध पुरुषों का अखाड़ा है, जैसे कि हमारा यह पंथ है? लखन ने उस बात को टटोला जो इस समय उसके दिल के सबसे करीब थी। है न महाराज? बिल्कुल है। हमारी इस बड़ी राजधानी के भीतर एक बहुत विशाल मठ है। मैंने सुना है कि वहां के बड़े महात्मा और सन्यासी जो मन्नत देते हैं, वह कभी खाली नहीं जाती। लोग दूर दूर से वहां संतान की कामना लेकर आते हैं और उनकी इच्छा पूरी होती है। साधुओं का मठ? लखन को तुरंत याद आया कि नीलकंठ मंदिर में दयानंद जी ने एक बार जिक्र किया था कि कुछ सन्यासियों ने उनका पीछा किया था और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था। न जाने यह वही मठ था या कोई और। लखन ने इस जानकारी को अपने दिमाग में अलग से सहेज लिया। जो भी हो, जो दयानंद जी जैसे आदमखोर और पापी इंसान के दुश्मन थे, वे निश्चित रूप से अच्छे और सच्चे लोग ही होंगे। वैसे छोटे महाराज, आप तो एक सिद्ध साधु पुरुष हैं, आपका उन सन्यासियों के मठ में जाना क्या ठीक रहेगा? दोनों के नियम धर्म थोड़े अलग होते हैं ना? लखन ने अपनी नजरें झुकाकर अपने नीले चोले को देखा। बूढ़े रामलाल की इस बात ने उसे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे लगा कि अब उसे यह चोला बदल लेना चाहिए, क्योंकि वह कोई वास्तविक साधु तो था नहीं। वैसे बुजुर्ग, आजकल आपकी नौटंकी का काम कैसा चल रहा है? आमदनी ठीक ठाक हो जाती है?
मास्टर रामलाल को जैसे ही लगा कि लखन अपनी बात से ध्यान भटका रहा है, उन्होंने तुरंत उनकी बात की कमान थाम ली। हाय महाराज, क्या खाक चलेगी? हमारे इस पूरे इलाके में पहले तो भारी सूखा पड़ा और उसके बाद ऐसी बाढ़ आई कि फसलें तबाह हो गईं। इस मंदी के दौर में आम जनता के पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं, तो भला नाटक देखकर इनाम इकराम कौन देगा? यहाँ तक कि बड़े बड़े साहूकार और अमीर लोग भी अपने बुजुर्गों के मरने पर ढंग से 13वीं या नौटंकी का आयोजन नहीं करवाते, बस सीधा भोज देकर काम निपटा देते हैं। थू है ऐसी औलाद पर। अपने पुरखों का भी आदर नहीं करते। बुरा वक्त है, कट जाएगा। 2-4 साल की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ महाराज, बस यही सोचकर दिन काट रहे हैं। जिंदगी है तो किसी न किसी तरह रास्ता निकालना ही पड़ता है। मैंने तो बस यह सपना देखा है कि जैसे ही देश के हालात थोड़े सुधरेंगे, मैं दिन रात मेहनत करके 100-200 जगह और नाटक के मंच लगाऊंगा। जब मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी, तो मैं राजधानी में अपने रामलाल परिवार के नाम का एक पक्का रंगमंच थिएटर खड़ा करूंगा। हुजूर, अगर ऐसा हो गया तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। एक बार हमारा खुद का रंगमंच बन गया तो मेरे बेटों और इस नन्ही पोती को मेरी तरह सड़कों पर धूल नहीं फांकनी पड़ेगी। वे आराम से घर पर बैठकर पढ़ लिख सकेंगे। क्या पता आने वाले समय में हमारे पुरखों का पुण्य जागे और मेरी इस मंडली से सचमुच का कोई बड़ा विद्वान या अफसर निकल आए। अगर ऐसा हुआ तो मास्टर रामलाल अपनी चिलम हाथ में पकड़े पकड़े इसी सुनहरे भविष्य के सपने में खोकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। लखन खामोशी से बूढ़े रामलाल की इन भविष्य की योजनाओं को सुन रहा था। उसके मन में मास्टर के प्रति एक अजीब सी ईर्ष्या जागी। वह इस बात से प्रभावित था कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी इस बूढ़े इंसान के पास जिंदगी जीने और मेहनत करने का एक साफ लक्ष्य था। लखन और मास्टर रामलाल की इस बढ़ती बातचीत के कारण दोनों टोलियों के बीच का तनाव अब काफी कम हो चुका था। कम से कम श्याम और छोटे बेटे ने अब गोपाल और बाकी बच्चों को कोई भूत प्रेत समझना बंद कर दिया था। उन्हें अब समझ आ गया था कि ये सब हाड़मास के इंसान ही हैं, जो बस किसी गंभीर बीमारी या हादसे का शिकार हो गए थे। बीमारी का क्या है, वह तो किसी को भी हो सकती है। आखिर सब के सब किस्मत के मारे ही तो थे। जब वे सब आगे बढ़ते हुए 5 कोस की चौकी नाम के उस गांव में पहुंचे, तब तक सुमित्रा और वाणी के बीच इतनी जान पहचान हो चुकी थी कि सुमित्रा ने अपनी छोटी बेटी को कुछ देर के लिए वाणी की गोद में संभलवा दिया था। गांव के मुहाने पर बने अनाज सुखाने के एक बड़े से समतल मैदान में खड़े होकर मास्टर रामलाल ने घरों के छज्जों के नीचे बैठकर रात का खाना खा रहे ग्रामीणों को देखा। चलो भाई, इस गांव में अच्छी खासी आबादी दिख रही है। आज हम यहीं अपना डेरा डालेंगे और मंच सजाएंगे। कबीले वालों, बक्से खोलो, पर्दा लगाना शुरू करो। चूंकि वे लोग नाटक की तैयारी कर रहे थे, तो लखन ने भी वहां से तुरंत आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। इतने लंबे सफर के बाद सब बुरी तरह थक चुके थे। यह सही मौका था कि उसके बाकी साथी भी थोड़ा आराम कर लें। सफर के इस पारंपरिक और पुराने मनोरंजन के तौर तरीकों में लखन की कोई विशेष रुचि नहीं थी, पर उसके पीछे चल रहे बच्चे इस सब से बेहद अचंभित थे। वे सब उत्सुकता से आगे बढ़कर कबीले वालों की मदद करने लगे। ऊंचे ऊंचे बांस के डंडों को गाड़कर उन पर गहरे लाल रंग के बड़े बड़े पर्दे टांगे गए और देखते ही देखते एक कामचलाऊ नौटंकी का मंच तैयार होने लगा। खेतों के किनारे रखी सूखी सुनहरी पुआल धान के ढेर पर लेटे हुए लखन की आंखें थकान के कारण बंद होने ही वाली थीं कि अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी नाक में तिनका चुभा रहा है। उसने आंखें खोलीं तो सामने वाणी को मुस्कुराते हुए पाया। उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया, जहां एक चमकती हुई चीज थी।
उसने बड़े उत्साह से कहा, लखन भैया देखो, यह तांबे का दर्पण कितना अद्भुत और चमकदार है। इसमें चेहरा कितना साफ दिखाई देता है। वे नाटक वाले इसी में देखकर अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं। अभी पूरी तरह अंधेरा भी नहीं हुआ है और तुमने अपनी आंखों की पट्टी इतनी जल्दी हटा दी। अगर धूप से आंखों को। लखन की बात बीच में ही कट गई। उस साफ तांबे के दर्पण में अपनी छवि देखते ही वह सन्न रह गया। दर्पण में दिख रहा चेहरा उसे बेहद अजनबी लगा। लखन भैया क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? वाणी ने उसकी बदली हुई रंगत को ताड़ लिया। वाणी, जब मैं उस नीलकंठ मंदिर की गुफा में था तब भी मैं हुबहू ऐसा ही दिखता था क्या? लखन ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। हाँ भैया, आप हमेशा से ऐसे ही दिखते हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या इस दर्पण में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है? लखन ने चेहरे से हाथ हटाया और दर्पण के भीतर दिख रही अपनी छवि को छूने की कोशिश करने लगा। चेहरा तो उसका वही था जो उसे याद था, पर वह अब कोई 17-18 साल का अल्हड़ लड़का नहीं रह गया था। इस दुनिया में आए उसे कोई 2-4 दिन नहीं हुए थे, बल्कि एक लंबा अरसा बीत चुका था। अगर उस अस्पताल वाली दुनिया की यादें सच थीं, तो उस समय मेरी उम्र बमुश्किल 17 साल रही होगी। तो फिर इस समय मेरी वास्तविक उम्र क्या है? यह एक ऐसा सवाल था जो लखन के दिमाग में गूंज तो रहा था, पर उसका उत्तर उसके पास नहीं था। यादों के इस भयंकर धुंधलके में वह न केवल अपनी पुरानी दुनिया को खो चुका था, बल्कि अपनी उम्र का हिसाब भी भूल चुका था। चेहरे की बनावट और गंभीरता से वह बस इतना ही अंदाजा लगा सकता था कि वह अभी 30 साल का नहीं हुआ था। उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर यादों की कड़ियों को जोड़ने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। लखन भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप ठीक तो हैं ना? मुझे डर लग रहा है। लखन को इस तरह खामोश और शून्य में घूरते देख वाणी घबरा गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पुरानी बातें याद आ गई थीं। जाओ, यह दर्पण उन्हें वापस दे आओ। नाटक शुरू होने वाला है और उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। जी भैया। वाणी ने दर्पण को संभाल कर पकड़ा और मंच के पीछे बने अस्थायी पर्दे की तरफ दौड़ गई। सारेगामा आ दूर मंच के पीछे से श्याम के गला साफ करने की आवाजें आ रही थीं। लखन ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और वापस उस पुआल के ढेर पर लेट गया। वाह, मेरी जिंदगी भी किसी नाटक के तमाशे से कम नहीं है। उसे लगा था कि अपनी उम्र खो जाने का सच जानकर उसका मन बहुत विचलित होगा, पर अचरज की बात थी कि वह अंदर से बेहद शांत था। बस उसके जीवन की अनसुलझी पहेलियों में अब एक और नया लक्ष्य जुड़ गया था, अपनी खोई हुई उम्र और समय का पता लगाना। रात ढल चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ था और खिली हुई चांदनी की रोशनी में वह साधारण सा मंच भी चमक रहा था। गांव में नौटंकी मंडली के आने की खबर सुनते ही लगभग पूरा 5 कोस की चौकी गांव वहां उमड़ पड़ा था। दिन भर खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद सोने वाले ग्रामीणों के लिए मनोरंजन का यह साधन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। मास्टर रामलाल की यह मंडली बहुत छोटी थी। 2 साल की उस मासूम बच्ची को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर केवल 6 लोग थे। उन्हीं 6 लोगों को साज सामान भी बजाना था, मेकअप भी करना था और मंच पर अभिनय भी करना था। काम बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने नाटक के कुछ लंबे हिस्सों को काटकर छोटा कर दिया था। पर गांव के सीधे साधे लोग इस बात से अनजान थे। वे अपने अपने घरों से लाए मोढ़ों और खाट पर बैठकर बड़े चाव से नाटक का आनंद ले रहे थे। लखन और उसके बाकी साथी दूर पुआल के ढेर पर लेटे मंच पर चल रही उस हलचल को देख रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा नाटक नहीं देखा था, इसलिए उसे कहानी समझ नहीं आ रही थी।
उसे बस इतना समझ आया कि मंच पर काले रंग से चेहरा रंगे, नकली दाढ़ी लगाए और हाथ में बड़ा सा गंडासा पकड़े जो पात्र जोर जोर से पैर पटक रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि बूढ़े मास्टर रामलाल ही थे। इस उम्र में भी वे मंच पर अपनी पूरी जान फूंक रहे थे। वाह, बहुत बढ़िया! दर्शकों के बीच से अचानक उठी एक जोरदार ताली की आवाज ने लखन को विचारों से जगा दिया। एक के बाद एक दृश्य बदलते गए। वह पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था। मंच पर कलाकार पसीने से तरबतर होकर अपना हुनर दिखा रहे थे और नीचे बैठे लोग खुशी से झूम रहे थे। इस पूरे माहौल में केवल लखन ही एक ऐसा इंसान था जो वहां होकर भी एक अजनबी दर्शक की तरह सब देख रहा था। धीरे धीरे चांद आसमान के बिल्कुल बीच में आ पहुंचा और नाटक अपने अंतिम पड़ाव पर था। तभी लखन ने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर रोने का मेकअप किए सुमित्रा मंच पर आई। उसकी गोद में उसकी 2 साल की बेटी थी और हाथ में फटी हुई टोकरी थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। जालिम दुनिया ने मुझे घर से निकाला। जैसे कोई पंछी बेघर होकर भटके यहाँ वहां आ, जैसे रास्ते की धूल को सब कुछ ले यहाँ आ। मेरी बच्ची भूखी प्यासी, अब सहा न जाए दुहक सहा न जाए। अब तो बस भीख ही मेरा सहारा है। जैसे ही सुमित्रा ने यह दर्द भरा गीत पूरा किया, उसने चुपके से अपनी बेटी की पीठ पर एक हल्की सी चुटकी काट दी। 2 साल की उस मासूम बच्ची ने तुरंत माहौल को समझते हुए सुर में सुर मिलाया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लखन अभी समझ ही नहीं पा रहा था कि मंच पर आखिर कौन सा दृश्य चल रहा है कि तभी नीचे बैठे ग्रामीण अपनी अपनी जगहों से उठने लगे। उन्होंने अपने थैलों से एक एक 2-2 तांबे के सिक्के निकाले और मंच की तरफ फेंकने लगे। नाटक देखने आए ये सभी लोग खेतों में पसीना बहाकर पेट पालने वाले सीधे साधे किसान थे, इसलिए पैसे फेंकने वाले बहुत कम थे। ज्यादातर लोगों ने सिक्कों के बजाय भुट्टे, आलू और शकरकंद जैसी खाने पीने की चीजें मंच पर फेंकीं। जिन परिवारों की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, उन्होंने सूखी मछलियां या सूखा मांस, लहसुन नमक लगा मांस मंच पर दे मारा। सुमित्रा ने किसी भी चीज को मना नहीं किया। वह लगातार झुककर सबका आभार जता रही थी। तो इस तरह के पारंपरिक नाटकों में कलाकारों को उनकी मेहनत का फल मिलता है। लखन को पूरी बात समझ आ गई। सुमित्रा को इस तरह लाचारी से मंच पर घुटनों के बल बैठे देख, जहां वह एक तरफ अपनी रोती हुई बच्ची को संभाले हुए थी और दूसरी तरफ जमीन से अनाज और सिक्के बटोरकर अपनी टोकरी में रख रही थी, लखन का दिल पसीज गया। बीच बीच में वह सामने बैठे दर्शकों के आगे सिर झुकाकर उनका धन्यवाद भी कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि पेट पालने के लिए इस तरह का जीवन जीना कितना कठिन और संघर्षपूर्ण है। सुमित्रा अभी सामान समेट ही रही थी कि अचानक मंच पर चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा, सिक्का, आकर गिरा। सिक्के की चमक देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने फुर्ती से उसे उठाया और हाथ में उसका वजन आंका। वह कम से कम आधा तोला चांदी थी। उसने तुरंत नाटक के ही सुर में गाते हुए सामने बैठे रेशमी कपड़े पहने उस इकलौते मोटे जमींदार की तरफ झुककर माथा टेक दिया। वाह, बहुत खूब! क्या समा बांधा है! वह मोटा जमींदार खुशी से लाल हो उठा। उसने हाथ बढ़ाकर चांदी का एक और टुकड़ा मंच पर फेंका, जिसके बदले सुमित्रा ने उसे दुआओं से नवाजा। लखन अब इस तमाशे से थोड़ा उबने लगा था। उसने एक लंबी जम्हाई ली, पुआल के ढेर पर सीधा लेट गया और अपने पास बैठे समझदार गोपाल से कहा, मैं थोड़ी देर आंखें मूंद रहा हूं, तुम आसपास नजर रखना। जी भैया, आप निश्चिंत रहिए, गोपाल ने उत्तर दिया। जब लखन की आंख खुली तो सूरज सिर पर आ चुका था। उसके बाकी साथी आसपास बैठे आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कल रात सबने इसी पुआल के ढेर में जैसे तैसे अपनी रात काटी थी।
दूर बना वह कामचलाऊ मंच अब पूरी तरह समेटा जा चुका था और कबीले के लोग अपने साज सामान को घोड़ागाड़ी के बक्से में भर रहे थे। गोपाल, हमारे पास अब कितने दिन का राशन बचा है? लखन ने उठते ही पूछा। ज्यादा नहीं भैया, अगर बहुत बचाकर भी खाएं तो मुश्किल से 3 दिन चलेगा, गोपाल ने बिना देर किए जवाब दिया। लखन ने अपने कुर्ते की आस्तीन में हाथ डाला और नीलकंठ मंदिर के भंडारगृह से चुराए हुए कुछ तांबे के सिक्के और चांदी का वह छोटा टुकड़ा निकालकर उसे थमा दिया। गांव के भीतर जाओ और इसके बदले कुछ अनाज ले आओ। आगे का सफर लंबा है, रास्ते के लिए भोजन पर्याप्त होना चाहिए। 15-16 लोगों की टोली थी और सबके सब बढ़ती उम्र के भूखे बच्चे थे, इसलिए अनाज बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। नीलकंठ मंदिर से वे जो बोरियां लादे हुए आए थे वे अब लगभग खाली हो चुकी थीं। सयाने गोपाल ने खुद जाने के बजाय अपने पास खड़े एक सीधे साधे छोटे लड़के को आवाज लगाई। उसने पैसे उसके हाथ में रखे और धीरे से उसे समझाते हुए गांव के भीतर भेज दिया। लखन ने पुआल के ढेर पर हाथ का सहारा लिया और उठकर दूर खड़ी घोड़ागाड़ी की तरफ बढ़ गया। बुजुर्ग, हम यहाँ से कब प्रस्थान कर रहे हैं? लखन ने मास्टर रामलाल से पूछा। मास्टर रामलाल इस समय थोड़े परेशान और बेचैन दिखाई दे रहे थे। छोटे महाराज, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेरी बहू आज सुबह सुबह इस नन्ही गुड़िया को लेकर न जाने कहाँ चली गई है। वह जैसे ही लौटती है हम तुरंत कूच करेंगे। लखन को थोड़ा अचरज हुआ। अरे, गायब हो गई। वह सामने कौन आ रहा है? जब मास्टर रामलाल ने लखन के हाथ के इशारे की तरफ देखा तो पाया कि सुमित्रा हाथ में कुछ गज कपड़ा लिए अपनी बेटी को गोद में उठाए हंसती हुई चली आ रही थी। अपनी इस मनमौजी बहू को देखते ही बूढ़े रामलाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे अपनी चिलम की लाठी तानकर उसकी तरफ दौड़े और उसे बुरी तरह डांटने लगे। ससुर के इस भयंकर गुस्से के सामने सुमित्रा एकदम अवाक रह गई। बाबूजी, आपने ही तो मुझसे कहा था कि गांव से कपड़ा खरीद लेना, क्योंकि शहर की दुकानों पर कपड़ा महंगा मिलता है। बहू पर अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद मास्टर रामलाल तुरंत पलटे और लखन की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराए। छोटे महाराज, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, चलिए अब निकलते हैं। अरे बाबूजी, रुकिए तो सही, अभी मत जाइए। मैं जब गांव में कपड़ा लेने गई थी तो वहां हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम ऑर्डर तय करके आई हूं। यह सुनते ही लखन और मास्टर रामलाल दोनों ने एक साथ सुमित्रा की तरफ देखा। कैसा काम? भला हमारी इस मंडली को नाटक के अलावा और क्या काम मिलेगा? कल रात जिन बड़े जमींदार साहब ने हमें चांदी के सिक्के दिए थे, यह उन्हीं का बुलावा है। आप एक बार उनसे मिल लीजिए, वे किसी विशेष आयोजन के बारे में आपसे विस्तार से बात करना चाहते हैं। चांदी के सिक्कों और नए काम का नाम सुनते ही मास्टर रामलाल के पैर वहीं थम गए। वे धीरे से मुड़े और लखन की तरफ देखकर एक लाचार और लालची मुस्कान बिखेरने लगे। यद्यपि मास्टर ने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे का भाव देखकर लखन उनकी मंशा समझ गया। कोई बात नहीं मास्टर जी, आप अपनी जीविका का प्रबंध कीजिए। हमारे लिए एक दिन और रुकना कोई बड़ी समस्या नहीं है। अरे महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। यह बूढ़ा आपका यह उपकार नहीं भूलेगा। मैं बस अभी मिलकर आता हूँ। इतना कहकर मास्टर रामलाल ने अपनी चिलम को अपने कुर्ते की जेब में खोसा और बड़े चाव से अपनी बहू के साथ गांव की तरफ बढ़ गए। लखन वापस पुआल के ढेर पर आकर बैठ गया। खाली समय था तो उसने अपने चोले से दयानंद जी का वह पिचका हुआ तांबे का मंत्र घंटा निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। अगर वह किसी तरह इस घंटे के जरिए उस अदृश्य शक्ति को दोबारा जगाने में कामयाब हो जाता तो इस अनजान दुनिया में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती।
पर अफसोस अब इससे कोई साया बाहर नहीं आ रहा था। इसे ठीक करने का कोई न कोई तरीका खोजना ही होगा। उसने घंटे को उलट पुलट कर कई बार देखा। उसकी बनावट में कोई और खराबी नहीं थी, बस उसकी एक तरफ की दीवार अंदर की तरफ पिचक गई थी। यही एकमात्र कारण हो सकता था। अगर मैं इस पिचके हुए हिस्से को ठोककर वापस सीधा कर दूं, तो क्या यह काम करने लगेगा? लखन ने कुछ देर सोचा, फिर जमीन पर एक समतल पत्थर रखा और घंटे को उस पर टिका दिया। उसके बाद उसने एक दूसरा भारी पत्थर उठाया और घंटे के उभरे हुए हिस्से पर जोर से वार किया। पर जैसे ही पत्थर घंटे से टकराया, उसमें से वही तीखी और कान फोड़ने वाली ध्वनि गूंज उठी। लखन का सिर दर्द के मारे फटने लगा और उसके हाथ से वह भारी पत्थर छूटकर गिर गया। इस तरह यह ठीक नहीं होगा। मुझे पता करना पड़ेगा कि इस गांव में कोई लोहार है या नहीं, लखन ने अपने भारी होते सिर को झटकते हुए सोचा। तभी लखन ने देखा कि गांव की तरफ गए बच्चे अपने साथ दो छोटी बोरियां घसीटते हुए चले आ रहे थे। उसने घंटे को वापस अपने चोले में छुपाया और गोपाल के साथ उनकी तरफ बढ़ा। लखन भैया, उन पैसों के बदले हमें बस इतना ही अनाज मिला। उस छोटे लड़के के चेहरे पर घबराहट थी। भले ही वे सब अभी बच्चे थे, पर विपरीत परिस्थितियों ने उन्हें बहुत समझदार और फुर्तीला बना दिया था, क्योंकि जो नासमझ थे, उन्हें दयानंद जी पहले ही मौत के घाट उतार चुके थे। लखन ने बोरी का मुंह खोलकर देखा तो पाया कि वह पूरी तरह सूखी हुई शकरकंद के टुकड़ों, शकरकंदी के कतरनों से भरी हुई थी। भैया, इस सूखे अनाज में कोई पौष्टिकता नहीं है और न ही इससे ज्यादा दिन काम चलेगा। हमारा वह भारी भरकम साथी अकेला ही एक दिन में से 1.5 सेर अनाज डकार जाता है। और इस सूखी शकरकंद को खाने से पेट में जलन और गैस होने लगती है। गोपाल ने अपनी चिंता जाहिर की। अनाज की कमी की बात सुनकर वह सीधा साधा, भारी भरकम लड़का डर के मारे अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। आप लोग मुझे यहीं छोड़कर मत जाना। मैं बहुत कम खाऊंगा। भोजन का संकट गहरा रहा था। लखन उन बोरियों को देखकर आगे की रणनीति सोचने लगा। मास्टर रामलाल के अनुसार रामपुर का कस्बा अभी यहाँ से काफी दूर था। अगर रास्ते में ही राशन पूरी तरह खत्म हो गया, तो उसकी टोली के ये 14-15 लोग भूख के मारे जंगलों की छाल चबाने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने एक बार फिर अपने चोले की जेब में हाथ डाला तो उसकी उंगलियों से लाल धागे में बंधा एक सोने का कड़ा, बाजूबंद, टकराया। उसने कुछ पल सोचा, फिर पीछे मुड़कर अपनी आस्तीन थामे खड़ी वाणी के कोमल हाथों में उसे थमा दिया। इसे संभालकर अपने पास रखो। फिर उसने दयानंद जी के कमरे से मिली वह कीमती हरी नक्काशीदार पारसमनी कीमती पत्थर निकाली और गोपाल की तरफ बढ़ा दी। भैया, इस गांव में इसका क्या होगा? यहाँ कोई बड़ी साहूकार की दुकान या जौहरी तो है नहीं जो इसका सही मूल्य दे सके। और ये सीधे साधे ग्रामीण इस कीमती पत्थर की परख भी नहीं कर पाएंगे। अगर यह पत्थर भी अनाज नहीं दिला सकता, तो फिर क्या रास्ता है? लखन अभी इस अन्न संकट से उबरने का उपाय सोच ही रहा था कि उसने देखा कि मास्टर रामलाल अपनी बहू के साथ तेजी से उनकी तरफ ही चले आ रहे थे। पर इस बार उनके चेहरे पर उत्साह नहीं, बल्कि एक अजीब सी हवाइयां उड़ी हुई थीं। छोटे महाराज, मेरे इस नए काम में एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है। क्या मैं आपसे एक छोटी सी सहायता की अपेक्षा कर सकता हूं? मास्टर रामलाल का स्वर अत्यंत संकोची और डरा हुआ था। मास्टर जी, मुझे नौटंकी या अभिनय का कोई ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके मंच के किसी काम आ सकूंगा। लखन को उनकी बात बड़ी अजीब लगी। क्या यह बूढ़ा अब उसे मंच पर तलवारबाजी का प्रदर्शन करने के लिए कह रहा था? नहीं ही महाराज, अभिनय का कोई काम नहीं है।
आप जैसा सिद्ध पुरुष ही वह काम कर सकता है दरअसल। इतना कहकर मास्टर रामलाल ने अत्यंत सतर्कता से अपने आसपास देखा और लखन के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाए, वे जमींदार साहब हमसे पिशाच लीला भूतों का नाटक करवाने की मांग कर रहे हैं।